गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम चैप्टर वेक्टर्स के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। नाउ दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर दिस चैप्टर। इनमें से अगर आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है इन पास्ट तो यू कैन रिलेट। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमनली वेक्टर्स में से जो सवाल पूछे जाता है तो वो इस तरीके के या यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस होता है। ओके, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। आपके पास क्वेश्चन 1 है, विच वन इज़ अ वेक्टर। ये तो चलो आसान सा सवाल है, कौन सा इनमें से वेक्टर है। सो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी सही जवाब है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो जैसे वेक्टर को किया जाता है। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो देखो स्पीड जो है आपके पास वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारी आपकी ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। दोबारा से हमें यहाँ पे वेक्टर बतानी है, कौन सी वेक्टर है। सो डेंसिटी, पावर, चार्ज, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी स्केलर हैं। और मोमेंट ऑफ आर्म और मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों आपके पास वेक्टर में आती हैं। अच्छा, आपने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा होगा। टॉर्क इक्वल होता है एफ क्रॉस आर के। यहाँ पे आर जो है वो मोमेंट ऑफ आर्म है, पोजीशन वेक्टर जिसे कहा जाता है, इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और यहाँ पे ये दोनों आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंट ऑफ आर्म भी वेक्टर होती है, तो यहाँ पे ये टॉर्क क्या है, ये भी वेक्टर है। सो टॉर्क को आप क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हो, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो इसका एक और नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स वाई जी प्लेन जो है उसकी बात हो रही है। अब एक्स वाई जी प्लेन यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। आपके पास 3 एक्सेस होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो तीनों एक्सेस राइट एंगल पे होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल के डिस्टेंस पे होता है, या फिर आप कह सकते हो वो तीनों ही परपेंडिकुलर होता है टू वन अनदर। एंड तीसरी बात ये कि वो एक कॉमन ओरिजिन पे आके मिलता है, ठीक है। कॉमन ओरिजिन जिसे आप ज़ीरो या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, जो सेंटर होता है। ज़रूरी नहीं सेंटर हो, लेकिन आपके पास जहाँ पे एक्सेस मीट करेंगे वो जो कॉमन पॉइंट है वो उसका ओरिजिन है। उसके बाद है एक वेक्टर की डायरेक्शन स्पेस में कितने एंगल से स्पेसिफाई होती है। अगर आपके पास एक वेक्टर एक्सिस पे लाई करता है तो आप एक एंगल से उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। अगर वो प्लेन में है तो 2 एंगल का इस्तेमाल करेंगे आप, अगर स्पेस में है तो 3 एंगल, 3 एंगल, ठीक है। इफ़ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर एफ, ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव है, और उसका वाई कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव है। उसने ये नहीं कहा 2 वेक्टर्स हैं वो दोनों नेगेटिव, नहीं, यहाँ पे वो कह रहा है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, एक्स वाई जी जो उसके कंपोनेंट्स होंगे उसकी बात हो रही है। तो एक वेक्टर है आ वेक्टर, एक वेक्टर है, उसके दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो बताइए उसका रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। अब देखो यहाँ पे जो अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी, तो यहाँ पे ये आएगा पॉजिटिव एक्स, ठीक है। इसके अपोजिट ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई होता है। और जो आपके पास तीसरा एक्सेस है जी एक्सेस, वो आउट ऑफ प्लेन होता है। अब यहाँ पे हम ये आपके पास एक स्क्रीन है, 2D सरफेस है, तो इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ये बाहर जो आउट ऑफ प्लेन होता है वो पॉजिटिव जी होता है, और इनसाइड जो प्लेन अंदर की तरफ जा रहा होता है वो नेगेटिव जेड होता है। अब ये ऐसा होता नहीं है कि ये ऐसे है या नहीं, जो जी एक्सिस है वो 3D प्लेन में होता है। अब यहाँ पे हम जस्ट इसको ड्रॉ इस तरीके से करते हैं, ज़ाहिर उसको दिखाना है हमने पेपर पे। अच्छा, सो यहाँ पे वो कहता है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब जी को हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, हम 2 एक्सेस की बात कर रहे हैं, अभी प्लेन की बात कर रहे हैं। सो ये आपके पास जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है और पॉजिटिव वाई है। ये है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे नेगेटिव एक्स है पॉजिटिव वाई है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे नेगेटिव एक्स है नेगेटिव वाई है।
ये है फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें नेगेटिव y है, पॉजिटिव x है। सो अगर दोनों नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अगर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। In which quadrant the two rectangular components of a vector have same sign? कौन से क्वाड्रेंट में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के सेम साइन होंगे? सो दोबारा से यही वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन किया गया है। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट देखो तो यहाँ पे दोनों की सेम साइन है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, सेम साइन है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम साइन होता है, तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, मैंने शायद अभी गलती से सेकंड बोला था, आई मेंट फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड में तो x पॉजिटिव है लेकिन सॉरी x नेगेटिव है लेकिन y क्या है? पॉजिटिव। दोनों अलग अलग साइन होंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज पॉजिटिव, x क्या है? x पॉजिटिव है, y कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव है। तो बताइए उसका जो रिजल्टेंट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में? वही सेम सवाल है, आसान सा सवाल, आप खुद से भी कर सकते हो। सो x क्या है? x पॉजिटिव है, तो ये x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, विच इसका मतलब क्या है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, तो हमें ये तो पता है कि जब आपको एंगल फाइंड करना है तो यू आर गोना यूज दिस फार्मूला एंड आपके पास थीटा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि ये फार्मूला एप्लीकेबल है कुछ कंडीशंस में, कुछ में नहीं। सो वो आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। अगर आपके पास दोनों यानी कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में आप थीटा ऐसे निकालोगे कि tan इनवर्स fy अपॉन fx, आपके पास थीटा निकल जाएगा, you'll get the answer, that's it। ठीक है, लेकिन कंडीशन 1 तो ये है। कंडीशन 2 यहाँ पे क्या है? कंडीशन 2 ये है कि अगर आपके पास x क्या है? नेगेटिव है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो इस केस में आप सिर्फ ये करके नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा उसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ है इसको फाई कहेंगे, और यहाँ पे जो आंसर आपके पास निकलेगा उसको हमने फाई कह दिया। ये फाइनल एंगल नहीं होगा आपके पास, जो आंसर आएगा उसमें आप क्या करोगे? 180 ऐड करोगे। तो जो फाइनल एंगल होगा वो 180 प्लस 5 के इक्वल हो जाएगा। कब? जब x और y कंपोनेंट दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपके पास x कंपोनेंट पॉजिटिव हो, y कंपोनेंट क्या हो? नेगेटिव हो। तो इस केस में आप जो यहाँ पे पहले आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, थीटा निकालेंगे यहाँ से, उसको हम फाई कह रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, तो उसमें आप 360 को ऐड करोगे और इस तरीके से आपके पास फाइनल एंगल निकल जाएगा। ठीक है, 360 प्लस 5 करोगे कब? जब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। फोर्थ कंडीशन आपके पास क्या है? जब x कंपोनेंट क्या हो? नेगेटिव हो, लेकिन y कंपोनेंट क्या हो? पॉजिटिव हो। इस केस में थीटा इक्वल हो जाएगा किसके? 180 माइनस 5 के, यानी कि ये फार्मूला पहले निकालेंगे, you'll get the 5। उसके बाद 180 में से आप वो 5 को माइनस करेंगे, जो थीटा आएगा, जो एंगल आएगा, वो आंसर होगा। कब? जब x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो। ठीक है, ये 4 कंडीशन से आपके पास दोनों पॉजिटिव होंगे तो सिंपल आप फार्मूला लगाएंगे। दोनों नेगेटिव होंगे तो आप पहले फाई निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, एंगल, देखो फाई भी एंगल ही है बट इट्स नॉट द फाइनल एंगल दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, सो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आप पहले आंसर निकालोगे, उसके बाद उसमें 180 ऐड करोगे। ठीक है, जब दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों कंपोनेंट्स। अगर ये वाला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो अब इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक है, नहीं समझ आया इसको दोबारा से एक बार जो मैंने कहा है इसको दोबारा से सुनना। ठीक है, ओके, सो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने समझा दिया। अब सवाल पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। वो कह रहा है एक वेक्टर है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं कौन सा वाला है थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला। तो वो कहता है उसका डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है। डायरेक्शन का मतलब क्या है? थीटा फाइंड करना है। थीटा किसके इक्वल होगा? थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो आप 180 ऐड करोगे जो भी फाई आपके पास आएगा।
फाई कैसे निकालोगे, आप वही सेम फार्मूला को यूज़ करके फाई निकालोगे। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ सिंगल वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड। अगर आपके पास एक वेक्टर है, और आसान करते हैं इसको, ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, ठीक है। उसने बोला एक सिंगल वेक्टर, तो मैंने एग्जांपल ले लिया फोर्स का। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, ठीक है। एक और यहाँ पे एक बंदा और फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की, ठीक है। अब इस बॉक्स पे फोर्स लग रही है, अगर मैं कहूँ टोटल कितनी फोर्स लग रही है इस बॉक्स पे, तो आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे। रिजल्टेंट आप कैसे निकालेंगे, 10 में आप 2 ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 12 न्यूटन आएगा। क्या ऐसे ही हमेशा रिजल्टेंट निकालते हैं, ये तो अरिथमेटिक तरीके से आपने निकाल, नहीं देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कट का यूज़ किया है, असल में रिजल्टेंट ऐसे ही निकालते हैं। क्या फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का, दो वेक्टर्स का जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना होता है तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब ये थीटा क्या है इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 0 है, ठीक है। जो भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे सेम डायरेक्शन में, सो उनके दरमियान में एंगल क्या है, 0 है। cos 0 बराबर होता है किसके, 1 के, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये पूरा जो है वो बराबर हो जाएगा a प्लस बी के। सो जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान में आपने रिजल्टेंट निकालना है और उनके दरमियान में एंगल 0 है, तो आप हमेशा रिजल्टेंट बराबर होगा किसके, a प्लस बी के। तो a क्या था 2, b दूसरा वेक्टर क्या था 10 था, दोनों को ऐड किया 12 न्यूटन। फॉर्मूला यही है, ठीक है, ये चीज़ यहीं से ही आई है, ओके। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इस वाली चीज़ को, cos 0 तो 1 हो गया, उसको हटा दो, अभी जो पीछे बचा है इसको सिंप्लीफाई करोगे a प्लस बी के ही इक्वल आएगा, ओके। सो मेरे पास आंसर क्या आया, 12 आया। अब ये वाला जो एक वेक्टर है इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, इसका जो इफेक्ट है मतलब 12 न्यूटन जो है वो इन दोनों का सम है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वो वेक्टर होता है, वो सिंगल वेक्टर जिसका सेम इफेक्ट रहता है इस बॉक्स पे, 12 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल वेक्टर्स 2 न्यूटन और 10 न्यूटन को मिलाकर था, इन दोनों का मिलाकर जो आपको चीज़ निकली, जो वेक्टर एक कॉमन वेक्टर निकला, वो रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स, इनके दरमियान में एंगल क्या होता है, 180 डिग्रीज। पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होता है, 0 डिग्रीज। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। The resultant of two forces 30 and 40 Newton acting at an angle of 90 degree with each other is, हमें फाइंड क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। आप वही सेम फार्मूला यूज़ करोगे जब भी आपके पास, अब मैं यहाँ पे आपको, वैसे तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ऐसे करने बैठेंगे आप तो टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, विच इज़ द टॉप नॉच स्किल व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो उस केस में आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स का, ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है टू सेव योर टाइम। तो ये जो ट्रिक है ये इसी से रिलेटेड है। जब भी आपको दो वेक्टर्स के दरमियान, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो उनमें अगर तो ये 3 कंडीशन का सवाल है तो आप ये वाला सिंपल ट्रिक यूज़ कर सकते हो, और ये यहीं से निकला है, इसके पीछे पूरा एक डेरिवेशन है, एक लॉजिकल रीज़न है, ऐसा नहीं कि एब्रप्टली कहीं से भी आगे, नो। तो कंडीशन 1, अगर आपके पास एंगल क्या है, 0 है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, यानी कि एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो आप हमेशा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए a प्लस बी करोगे, यानी कि पहले दूसरे वेक्टर को आप ऐड करोगे। कंडीशन 2, अगर वो दोनों के दरमियान में एंगल 180 है, यानी कि cos क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इस केस में जो
रिजल्टेंट है आपके पास वो a माइनस बी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन ये है, अगर एंगल 90 है, एग्ज़ाम में आपको ये तीनों एंगल का ही जनरली पूछा जाता है। अगर वो आपको कोई और एंगल दे रहा है 70 डिग्री तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री अगर आपके पास एंगल है तो रिजल्टेंट इक्वल होता है रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ये आपने तीन छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पे आप यहाँ पे टाइम लगाओगे अपना, वो सेम चीज़ आप इसमें 1 मिनट में कर सकते हो, वही सेम चीज़। लेकिन जनरल फॉर्मूला ये सब कहाँ से ड्राइव हुए हैं, ये इसी फॉर्मूले से निकले हैं ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में अब हम करके देखते हैं, आप का टास्क है कि आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके ये सवाल करोगे और हम यहाँ पे अभी इस क्लास के दौरान इस ट्रिक को यूज़ करके रिजल्टेंट निकालेंगे। सो पहला वेक्टर क्या है, मेरे पास 30 है, स्क्वायर आ गया इसका, ठीक है। अब दोनों के एंगल क्या है 90, तो मैं ये वाली थर्ड कंडीशन का यूज़ करें यहाँ पे। 40 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 900 हो गया ये। उसके बाद 1600 हो गया 40 का स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा 2500, ठीक है। 2500 का आप स्क्वायर लोगे, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, और डबल ज़ीरो यहाँ पे एक ज़ीरो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 50 आपके पास रिजल्टेंट है। आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके निकालेंगे अपना जवाब, एंड उसमें भी 50 ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ये रिजल्टेंट फाइंड करने का है, दो वेक्टर्स के दरमियान में रिजल्टेंट फाइंड करना, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में हमने उसने हमें पूछा है मैग्नीट्यूड बताओ इस वेक्टर का। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको किसी वेक्टर का, जैसे ये वेक्टर है, उससे आप यहाँ पे इस तरीके से मॉड में लिखते हो, ये इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। सो जब भी आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रेडिकल में x का स्क्वायर लोगे, y का स्क्वायर लोगे और k का स्क्वायर लोगे। k क्यों लिखा है हमने, z, ठीक है। इनका आप स्क्वायर लोगे, ऐड करोगे, रूट निकालोगे, मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे ये वेक्टर का हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं मैग्नीट्यूड। x क्या है, ये तो i लिखा है, i क्या, देखो i, j और k ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स फॉर रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। x के लिए i यूनिट वेक्टर होता है, y के लिए j एक यूनिट वेक्टर है, और z के लिए k एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x क्या है, देखो i के पीछे जो है ये x है, x की वैल्यू है, j के पीछे 1/3 ये, अच्छा यहाँ पे आप साइन भी साथ में लोगे तो ये -1/3 ये y की वैल्यू है, और ये 2/3 क्या है z की वैल्यू है, k के पीछे वाली जो भी टर्म होगी वो साइन समेत क्या होगी, आप इंक्लूडिंग साइन क्या होगी, z की वैल्यू होगी। पुट करोगे यहाँ पे आंसर निकालोगे, हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। y क्या है -1/3 का स्क्वायर, k क्या है, मतलब z की वैल्यू क्या है, k के पीछे 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। इन सब में हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 3 × 3 इज़ 9, तो 9 हमने कॉमन ले लिया, हमें ऐड ही करना है ना, देखो। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब ये जो माइनस साइन है, माइनस माइनस यानी कि माइनस का जब भी आप स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर दोबारा से 4 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा आपके पास 9/9, 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया रेडिकल 1 जो कि 1 के इक्वल होता है, 1 का रेडिकल 1 ही होता है, तो 1 आंसर है यहाँ पे। तो ये मैग्नीट्यूड निकला इस वेक्टर का, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, इफ़ 6 न्यूटन फोर्स एक्ट एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या है, एंगल कितना है 90 डिग्री है। उसने कहा अगर पहली मेरे पास जो फोर्स है वो 6 न्यूटन की है, वेक्टर ए क्या है 6 न्यूटन, वो राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर है दूसरी वेक्टर के, दूसरा वेक्टर क्या है 8 न्यूटन की फोर्स है। मैंने ए भी अपनी, मुझे ये वेरिएबल्स अच्छे लगते हैं, आप एक्स वाई व्हाटएवर यू वांट, आप वो वेरिएबल ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप यहाँ पे F1 भी ले सकते हो, F2 भी ले सकते हो, कुछ भी। क्वेश्चन में हमने उसने कहा है कि बताइए इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा, दो वेक्टर्स के दरमियान में जब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ऑफ द रिजल्टेंट, तो पहले हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट, अभी हमने सीखा था। क्या यहाँ पे हम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा 90 है। तो जब थीटा 90 होता है तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप ऐसे रिजल्टेंट निकालोगे। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64। इनको हम यहाँ पे करेंगे ऐड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या, 100, ठीक है। 100 का रूट लेंगे तो 10 आपके पास, 10 न्यूटन का आ गया, रिजल्टेंट आ गया। सो 10 न्यूटन आपके पास सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस b, अगर a b आप ऐड करते हो, दो वेक्टर्स हैं उनको आपने ऐड किया, अगर ये इक्वल है b प्लस a के, ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ वेक्टर, अब यहाँ पे एडिशन हो रही है दो वेक्टर्स की, तो एडिशन ऑफ वेक्टर हमेशा एक प्रॉपर्टी, इसका एक नाम है, यानी कि जो भी आपके पास a प्लस बी का आंसर होगा वही b प्लस a का आंसर होगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लोगे दो वेक्टर्स का, तो वो कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो 1 प्लस 2 जो है, अगर मैं कहूँ इक्वल है किसके, 2 प्लस 1 के, सो 1 प्लस 2 क्या होता है, 3, 2 प्लस 1 क्या होता है, 3, दोनों का आंसर सेम है। इसे आप कहते हो कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वेक्टर एडिशन ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव कहलाती है। लेकिन अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट जिसे आप उसे कहते हो, वो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, ठीक है। अबॉरिजन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, बताइए कौन सी कंडीशन हो गई यहाँ पे। देखो आपके पास इक्विलिब्रियम दो कंडीशन में होता है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है बॉडी रेस्ट में है, बॉडी कहाँ पे है, बॉडी रेस्ट में है। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब एक बॉडी पे सारी एक्टिंग फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, ऐसा कहा जाता है। सो इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है, जब एक बॉडी रेस्ट में हो, और डायनेमिक क्या होता है, जब एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है। अगर आप जैसे केमिकल रिएक्शन लेते हो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में आप एक चैप्टर पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम, तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जो केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो होता है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यानी कि वहाँ पर रिएक्शन तो हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दोनों हो रहा है। सो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सो डायनेमिक इसी तरीके से एक फ्लूइड है, उसमें आप एक बॉल को यहाँ पे डालोगे, कोई एक विस्कस फ्लूइड है, आपने उसमें एक बॉल डाल दी, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। सो जब भी आपके पास एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उसके ऊपर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, एक्टिंग फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो, तो वो डायनेमिक, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो आई वाला एक्स पे होता है, जे वाला वाई के लिए, और के वाला सी एक्सिस के लिए। सो वाई एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर है वो जे है। मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, सॉरी 1 होता है, ठीक है। MCQs नंबर 1 ये भी कॉमनली पूछा जाता है। उसके अलावा यूनिट वेक्टर जो है ये हमें डायरेक्शन बताता है वेक्टर की। थर्ड पॉइंट ये कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली और इसका फॉर्मूला क्या रहता है कि जब भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, कैसे निकालोगे, आप एक वेक्टर, मैं वेक्टर ए का एग्जांपल ले रही हूँ, उसको आप डिवाइड कर दोगे उसके खुद के मैग्नीट्यूड से, जो भी आंसर होगा वो उसका यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है।
मैग्नीट्यूड को आप ऐसा लिखते हो, आप इसे सिर्फ ए भी लिखोगे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ठीक है। A unit vector is obtained by dividing a vector with its magnitude, ठीक है। एंड डायरेक्शन भी तो हो सकता था, नहीं, देखो यूनिट वेक्टर खुद डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, आपको एक वेक्टर की डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो बेसिकली यूनिट वेक्टर ही आपको एक वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर ओके वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है, वो हमें गिवन है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है उसका यूनिट वेक्टर। ये ऑप्शंस में आपको सारे यूनिट वेक्टर्स गिवन है। आसान सा सवाल है, आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? जो वेक्टर है, वेक्टर क्या है? 2i माइनस 2j प्लस k, ये आपके पास वेक्टर है। डिवाइड करोगे इसके खुद के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकालना सीखा था। आप किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे? आई के पीछे जो भी होता है वो एक्स होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई के जे के पीछे जो भी होता है वो वाई की वैल्यू होती है, तो -2 है यहाँ पे। जी के पीछे क्या है? 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये क्या कर रहे हैं हम? मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास कितना? 9, ठीक है। 9 का रूट लोगे आप तो आंसर आएगा 3। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया वेक्टर ए का। कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे।